अस्सलाम वालेकुम क्लास, डॉक्टर तहमीना नज़ीर है। हमने अपना लास्ट चैप्टर जो इंट्रोडक्टरी फार्माकोलॉजी का था, जिसमें हमने ड्रग लेबलिंग को देखा। ड्रग लेबलिंग के बाद हमने उसके कुछ स्टेप्स देखे थे, कौन सी रिक्वायरमेंट्स थी जो 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 कि फुल करनी होती हैं। तो बहुत आसान सा लेक्चर था, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ चुका होगा। तो आज हम उसी लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे कि उसके अलावा कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिसको फुलफिल करना है। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ड्रग लेबल इंफॉर्मेशन। अच्छा, तो अब हम इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं कि हर ड्रग के ऊपर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन मेंशन होती हैं, जैसे कि कीप इन रेफ्रिजरेटर, शेक वेल बिफोर यूज, गिव विद फूड, डोंट गिव विद फूड। इस टाइप की सारी उसके ऊपर इंस्ट्रक्शन लेबल होती हैं। तो हम आगे पढ़ते हैं। शेक वेल बिफोर यूज, इसके ऊपर अक्सर एक ऐड भी बनी हुई है, उसका मैं आपको बताती हूँ। पहले इसका थोड़ा सा पढ़ते हैं। नेसेसरी ऑन ऑल डिस्पर्स सिस्टम, तो ये जितने भी सस्पेंशंस होती हैं, सस्पेंशन वो जिसमें थोड़े सॉलिड पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं लिक्विड में। इमल्जन्स हैं, सॉरी इसमें मिसिंग है। इमल्जन्स वो होती हैं जिसमें दो या दो से ज़्यादा लिक्विड मिलके वो सिरप बना रहे होते हैं, या सिरप या कोई भी सस्पेंशन हो, उस टाइप का जो होगा तो उसको इमल्जन और सस्पेंशन बोलेंगे। इसमें एक लिनिमेंट्स होते हैं, लोशंस होते हैं। टिंक्चर लिनिमेंट्स में आपकी वो जेल टाइप मटेरियल्स आ जाते हैं जो होते लिक्विड हैं, पर आपने उसको किसी पेन रिलीफ के लिए आपने बॉडी के ऊपर अप्लाई करना होता है। जैसे सबसे फेमस है वोल्ट्रा जेल। वोल्ट्रा जेल थोड़ा लिक्विड की फॉर्म, लिक्विड ही मटेरियल होता है जो कि आपने स्किन के ऊपर जहाँ पेन है उस जगह लगाना होता है। फिर लोशंस कुछ आ जाते हैं, जिसमें डर्माटोलॉजी में लोशंस आ जाएंगे। कुछ टिंक्चर आ जाते हैं जो कि जैसे फर्स्ट एड में एंटीसेप्टिक करने के लिए उस एरिया को, वुंड को, तो टिंक्चर यूज़ होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम इस्तेमाल से पहले क्या करते हैं, अच्छे से शेक करते हैं, तो उसके बाद उसको यूज़ करना चाहिए। तो डोंट शेक द पेशेंट, शेक द बोतल वेल बिफोर यूज। तो इस पे एक मैं आपको ऐड बताती हूँ, शायद आप लोगों ने देखा भी हो कि एक बुजुर्ग आते हैं, उसकी वाइफ को एस्थमा होता है, पता नहीं क्या उसको डिजीज़ होती है। खैर उसको मेडिसिन कफ होती है, हाँ, उसकी वाइफ को कफिंग हो रही होती है, बार बार वो खांस रही होती है। तो जैसे ही वो आता है, बोतल उठाता है, बोतल उठा के देखता है कि ऊपर लिखा है शेक वेल बिफोर यूज। तो वो पकड़ के पहले अपनी बीवी को जोर से हिलाता है, झटके से जोर से हिलाता है। उसके बाद उसको मेडिसिन पिलाता है और सिरप पिलाता है। तो इसका ये मतलब है कि उन्होंने वार्निंग दी हुई है कि आपने पेशेंट को नहीं हिलाना, आपने पहले बोतल को हिलाना है, तो फिर बाद में उसको सिरप पिलाना है। ठीक है, तो या चाहे वो बोतल सिरप की हो, या कोई स्प्रे हो, या इनहेलर हो, या कोई भी इस तरह की लिक्विड फॉर्म में हो, तो उसको आपने जिसके ऊपर मेंशन हो शेक वेल बिफोर यूज, उसको आपने शेक करना है, पहले थोड़ा हिलाना है, फिर उसके बाद यूज़ करना है। तो ये पेशेंट को नहीं हिलाना आपने पहले। तो उसके बाद हम प्रिकॉशंस की बात करते हैं। हर टैबलेट के ऊपर प्रिकॉशंस मेंशन होती हैं, जैसे ये जो मैंने स्क्रीन पे शेयर किया हुआ है, तो उसमें लिखा हुआ है डोंट यूज़ दिस मेडिसिन इफ़ यू आर प्रेग्नेंट और प्लान टू बिकम प्रेग्नेंट। तो ये जो मेडिसिन है वो आपने इधर मेंशन है, हदायत दी हुई है कि प्रेग्नेंट लेडी नहीं इस्तेमाल कर सकती। डोंट टेक मेडिसिन कंटेनिंग एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन और नेप्रोसिन विदाउट कंसेंट ऑफ योर डॉक्टर। कोई भी ऐसी मेडिसिन है जिसमें आइबुप्रोफेन है, एस्पिरिन है, वो आपने डॉक्टर की हदायत के मुताबिक लेनी है। डोंट ड्रिंक अल्कोहल बेवरेजेस वाइल टेकिंग दिस मेडिसिन। अगर आप कोई मेडिसिन, इस टाइप की कोई मेडिसिन ले रहे हैं, उसके ऊपर ये भी मेंशन हो कि आपने अल्कोहल नहीं पीनी, शराब नहीं पीनी, तो उससे अवॉइड करें। डू नॉट टेक अदर मेडिसिन विदाउट चेकिंग विद योर डॉक्टर। और इसके अलावा अगर आपको कोई मुतबादल बता रहा है कि ये मेडिसिन अवेलेबल नहीं है मार्केट में, तो उसका कोई मुतबादल दे रहा है, तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके वो टैबलेट लें।
रीड द मेडिकेशन गाइड दैट कम विद दिस मेडिसिन। तो हर मेडिसिन के साथ एक स्पेसिफिक लंबी सी पर्ची रफ से पेपर की होती है जिसके ऊपर प्रिकॉशंस, मेथड, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, इंडिकेशन सब मेंशन होता है। तो उसको टैबलेट लेने से पहले पढ़ें। तो ये होती हैं प्रिकॉशन, किसी भी टैबलेट के ऊपर, सिरप के ऊपर, कोई भी ड्रग हो उसके लेबल के ऊपर प्रिकॉशंस मेंशन होती हैं। अब बात करते हैं स्टोरेज कंडीशन की। स्टोरेज कंडीशन में क्या आता है, स्टोर इन कूल प्लेस। मोस्टली ड्रग्स को ये कहते हैं ना कि रूम के दर्जा हरारत पे रखें। कुछ जो इंजेक्शन वगैरह, वैक्सीन वगैरह होती हैं उनको क्या करते हैं कि ठंडे एरिया में रखते हैं। वो टेम्परेचर कितना हो सकता है, 0 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड। फ्रीज किसी भी ड्रग को नहीं करते, हमेशा उसको ऐसे टेम्परेचर पे रखते हैं जिसमें वो जिस हालत में है उसी हालत में रहे। हाँ, पर वो प्लेस कूल होनी चाहिए, सनी एक्सपोजर से अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट। कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो लाइट सेंसिटिव होती हैं, जैसे उसके ऊपर सन रेज या लाइट की रेज पड़ती हैं तो उसका केमिकल फार्मूला चेंज हो जाता है। जब वो केमिकल फार्मूला चेंज हो जाएगा, जब वो पेशेंट के अंदर इंसर्ट होगा तो वो पेशेंट को हार्मफुल इफेक्ट दे सकता है। तो ऐसी ड्रग्स के लिए पेशेंट को हिदायत दी जाती है कि आप उस ड्रग को ठंडी जगह पे रखें, लाइट का एक्सपोजर ना हो। और जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां, उनकी कोशिश होती है कि ड्रग को जिस जार में डाल के उसको डिस्पेंस किया जा रहा है, फार्मेसी तक पहुंचाया जा रहा है या फार्मेसी से पेशेंट तक पहुंचाया जा रहा है, वो जार लाइट सेंसिटिव हो, लाइट को रेजिस्ट करे वो। ठीक है, लाइट सेंसिटिव ना हो। तो इसमें मोस्टली आपके जो इंजेक्शंस आ जाते हैं और जो वैक्सीन आ जाती हैं वो शामिल है। कीप आउट ऑफ द रीच ऑफ चिल्ड्रन। ये मोस्टली बच्चों की मेडिसिन के अलावा हर किस्म की मेडिसिन जो अडल्ट मेडिसिन होती हैं या कोई भी डिजीज से रेलिवेंट हो उसके ऊपर लाजमी मेंशन होता है कि बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तो कोई भी टैबलेट है, आपने उसको ये नहीं करना कि उसको बिल्कुल बच्चों के हाथ आराम से वहाँ तक पहुँच जाए। बच्चों के जो रीच का लेवल है उधर से दूर होना चाहिए। मेरे भांजे हादी ने यूँ किया था कि उसने ईद वाले दिन अपने दादा अब्बू की टैबलेट खा ली थी। तो हुआ क्या था कि उन्होंने पास ही चेयर पे रखी हुई थी। जैसे ही वो चेयर वो दादा उठ के गए हैं, मेरे भांजे ने क्या किया, वो आराम से मेडिसिन 2-3 चुटके खा ली। और बाद में पता चला जब उसके वो मेरा भांजा बेहोशी की हालत में चला गया, तो उसके बाद हमें पता चला, फिर उसके इमरजेंसी लेके गए। तो इस तरह की जो भी इंसिडेंट्स है, ये तो एक मेरे घर का वाकया है, इसके अलावा और भी घरों में ऐसे वाकयात होते रहते हैं। बच्चों को नहीं सेंस होती कि क्या चीज़ क्या है, वो हर चीज़ को कैंडी समझ के खा जाते हैं। तो और उनको नहीं पता क्या नुकसान है क्या नहीं। तो इसलिए ऐसी कोई भी मेडिसिन हो उनको बच्चों की पहुंच से दूर रखा करें, जिस पे मेंशन हो के बच्चे की पहुंच से दूर रखें। अब बात आती है वार्निंग्स की। कुछ ड्रग्स के ऊपर वार्निंग्स मेंशन होती हैं, वो क्या क्या हैं देखते हैं कि जो स्पेशली कुछ ड्रग्स हैं वो सिर्फ एक्सटर्नल यूज़ के लिए हैं, जैसे टिंक्चर मेथियोलेट जस्ट फॉर एक्सटर्नल यूज़। इसके ऊपर मेंशन है, ये देखें ये जो इसके अंदर 50% अल्कोहल है और ये जो चीज़ है ये बस आप बाहर के इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इनफ्लेमेबल। कुछ ड्रग्स होती हैं जिसमें अल्कोहल प्रेजेंट होती है। अल्कोहल क्या होती है, जल्दी कैप्चर कर लेती है फायर को। तो इसलिए कोई भी ड्रग ऐसी है जिसके अंदर अल्कोहल हो, उसको कोशिश करें किसी भी हीट एरिया में ना रखें। वो हाईली इन्फ्लेमेबल हैं, उनके पास स्मोकिंग ना करें, पीने के बाद स्मोकिंग ना करें। तो जिसके ऊपर हाईली इन्फ्लेमेबल मेंशन होगा तो उसके लिए आपको स्पेसिफिक प्रिकॉशन लेनी पड़ती हैं। अब ये देखें, इसके ऊपर वार्निंग दी हुई है,
Content of the container are under pressure, do not burn or puncture the aerosol container. अब कुछ जो एपीफॉर्म है वो कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो कि उन्होंने हाई प्रेशर के अंदर उसको क्लोज किया होता है, तो इसलिए उसको कहते हैं कि उनको जब भी ओपन करना है तो उसके पास कोई यहाँ आपने हीट नहीं लेके आनी, लाइटर नहीं लेके आना, माचिस की तीली नहीं बंद करके लेके आनी। साथ ही इधर मेंशन किया है डोंट स्टोर एट टेम्परेचर अबव 120 फ़ारेनहाइट के अगर गर्मियों में 49 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो वो ड्रग क्या कर जाती है, डीनेचर हो जाती है। ठीक है, अब इधर एक ये जो लेबल है इसके अंदर डायरेक्शन ऑफ यूज भी बताया हुआ है। अब नोट टू बी टेकन लिक्विड प्रिपरेशन दैट आर एडमिनिस्टर्ड बाय माउथ आर नॉट एडमिनिस्टर्ड बाय माउथ फॉर नेजल ड्रॉप एनिमाज एंड नेजल स्प्रे। एनिमाज क्या होते हैं कि जिसके थ्रू वो जो स्पोजिटरीज और जो पेसेरीज होती हैं पेशेंट के अंदर ट्रैक्टल रूट में इंजेक्ट की जाती हैं, तो उसको एनिमास बोलते हैं। एक स्पेसिफिक टूल होता है कोन शेप जिसके अंदर मेडिसिन रख के पेशेंट के रेक्टम में इंसर्ट की जाती है, तो वो ये सारी चीज़ें उनको नहीं लेना। यूनिट डोजेज फॉर्म पेसेरीज एंड रेक्टोस्पोजिटरीज हैव टू एडमिनिस्टर ड्रग सेफली। आप उसकी मदद कर सकते हैं कि वो ड्रग सेफली ले। टाइप्स ऑफ वार्निंग इफ हाइपर सेंसिटिव टू अ ड्रग फॉर कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस। कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस कौन से थे, जो कि ये जो हीरोइन और ये जो जितने भी नशावर चीज़ें लोग लोकली इस्तेमाल करते हैं उनको कंट्रोल सब्सटेंसेस बोलते हैं। अबाउट कंबाइनिंग विद अदर ड्रग और प्रोडक्ट, तो ऐसे ही कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको रोका जाता है कि आपने इसको माउथ से नहीं लेना। जैसे आजकल बहुत फेमस जा रहा है कि कुछ लोगों ने भी कोरोना वायरस से बचने के लिए इस खौफ से कि हमें उनको कोरोना वायरस ना हो जाए, तो उन्होंने क्या किया है कि भाई सैनिटाइज़र हाथों पे बार बार लगाने की बजाय एक दफ़ा सैनिटाइज़र को पी लिया। तो इस तरह क्या हुआ है कि उन्होंने तो मेंशन किया था ये जस्ट एक्सटर्नल यूज़ के लिए है और बार बार हाथों को इससे वॉश करें। उन्होंने क्या किया कि ये सैनिटाइज़र पी लिए और उनकी डेथ्स हो गई। ये बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली हुआ है। इवन पाकिस्तान में तो बहुत कम, कुछ साउथ अफ्रीका के एरियाज़ में ये चीज़ें बड़ी कॉमनली हुई हैं कि उन्होंने अपने जो सैनिटाइज़र है वो पी लिए हैं। तो इसलिए कुछ चीज़ें उन्होंने ऊपर कहा हुआ मेंशन किया होता है, उसका हमें ख्याल करना चाहिए। जो भी मेडिसिन हो उसको पढ़ के और जो पेशेंट है उसको हिदायत दें, उर्दू में, पंजाबी में, सराइकी में समझाएं कि ये आपने इस तरह मेडिसिन लेनी है। और किसी को फिर समझ नहीं आती तो आप उसको हेल्प कर सकते हैं कि आपने ड्रग को इस तरह लेना है। ठीक है, अब कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो आपकी फार्मास्यूटिकल जो लेबल है उसके अंदर, उसमें आता है रजिस्ट्रेशन नंबर, a number given to specific drug when it is registered according to specific rules by registration board set up by federal government। तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपकी जो फेडरल गवर्नमेंट ने स्पेसिफिक हर ड्रग को रजिस्ट्रेशन दी होती, जो ड्रग रजिस्टर्ड होती है वही मार्केट में ओपनली फार्मेसी पे अवेलेबल होती है। तो जितनी भी रजिस्टर्ड ड्रग होती हैं उनके ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन होता है उसका, और हर ड्रग का एक स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। अब बैच नंबर को मैं आसान अल्फाज में बताती हूँ कि बैच नंबर क्या है। कि फ़र्ज़ करें कि एक टाइम पे ब्रूफन एक कंपनी ने उसकी 100 बोतल बनाई है। ठीक है, एक टाइम पे एक आइबोब्रूफन की जो बोतल्स हैं वो 100 बनाई हैं। अब उस जो 100 का उन्होंने स्टॉक बनाया और उसको डिस्पेंस किया है अपनी फार्मेसी से निकाल के, उन्होंने अपनी कंपनी से निकाल के उन्होंने फार्मेसी की तरफ भेजा है। तो वो जो स्पेसिफिक 100 ड्रग्स हैं उन सबको एक बैच नंबर दिया जाएगा। फिर उन 100 के बाद 101 से 200 तक की जो ड्रग होंगी
उनको अगर वो एक टाइम पे नहीं निकाल रहे, नेक्स्ट बैच में निकाल रहे हैं, तो वो जो नेक्स्ट बैच होगा उसका नंबर कुछ और होगा। तो इस तरह हर ड्रग का स्पेसिफिक बैच नंबर होता है कि उसको किस टाइम पे मार्केट में अवेलेबल किया गया। तो 1976 के ड्रग एक्ट के थ्रू जो बैच नंबर है, डेजिग्नेशन प्रिंटेड ऑन लेबल ऑफ ड्रग दैट आइडेंटिफाइज द बैच, परमिट्स द प्रोडक्शन हिस्ट्री ऑफ द बैच, जो ये बताती है ये कब बनी, क्या क्या इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या क्या स्टेप्स इसमें फॉलो हुए हैं, तो ये आपका बैच नंबर बताता है। अ डेजिग्नेशन प्रिंटेड ऑन लेबल ऑफ ड्रग दैट आइडेंटिफाइज द बैच एंड परमिट द प्रोडक्शन हिस्ट्री ऑफ द बैच इंक्लूडिंग all stages of manufacture and control to be traced and are viewed। ठीक है, ताकि अगर कोई जिस बंदे को नोहा हो कि बैच नंबर क्या है, वो इस बैच नंबर को देख के, आम लोगों को नहीं पता होता, आप पढ़ रहे हैं आपको पता है कि बैच नंबर क्या है, कि आप उसको देख के उसकी हिस्ट्री, जो ड्रग की हिस्ट्री है उसको ट्रेस कर सकते हैं, वो कौन कौन सी मैन्युफैक्चरिंग स्टेजेस से गुजर के आया है, वो आप बैच नंबर से देख सकते हैं। ठीक है, अब ये देखें, ये ऊपर सबसे पहले ड्रग का मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस, जो ड्रग को लाइसेंस मिला, ये नंबर है उसका। ड्रग का रजिस्ट्रेशन नंबर, जो पहले हमने देखा कि हर ड्रग को स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता है, वो ये है। अब बैच नंबर के किस बैच में ये 22 बैच से निकाली गई है टैबलेट्स, जो भी जिसका भी ये लेबल है। अब मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, जिस तारीख को ये ड्रग बनी थी। ठीक है, और एक्सपायरी डेट क्या होगी, जिस डेट के बाद ये जो मेडिसिन है वो लेने के काबिल नहीं रहेगी, वो डिस्पोज करनी होगी। डिस्पोज नहीं करेंगे तो उसका डिस्पोजल वापस फार्मेसी की तरफ भेज के रिपोर्ट करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू ड्रग एक्ट 1976, तो जो एक्सपायरी डेट है, डेट स्टेटेड ऑन लेबल ऑफ ड्रग आफ्टर विच अ ड्रग इज नॉट एक्सपेक्टेड टू रिटेन इट्स claimed efficacy, safety, quantity, potency, और after which it is not permissible to sell the drug। ठीक है, अब वो जो ड्रग है जब उसकी एक्सपायरी डेट गुजर जाती है तो क्या होता है, एक्सपायरी डेट आ जाती है, तो इसका क्या मतलब है कि जो भी ड्रग है वो अब ना रिसेप्टर साइट के साथ जाके एफिकेसी शो करेगी, ना कोई एक्शन शो करेगी, ना कोई इसके अंदर केमिकल चेंज लाएगी, ना वो सेफ टू यूज़ है, उसके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हैं, वो ज़्यादा वो पोटेंशियल भी शो नहीं कर पाती। और ऐसी ड्रग्स को अगर मार्केट में एक्सपायरी डेट हो तो उसको मार्केट में सेल बैंड है। अब लाइसेंस नंबर ये देखें, ये लाइसेंस नंबर है ड्रग का। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट आर अप्रूव्ड फॉर मार्केटिंग अंडर द प्रोविजन ऑफ पब्लिक हेल्थ सर्विस। जो पब्लिक हेल्थ सर्विस होगी ड्रग की, उसके अंदर ये लाइसेंस नंबर आता है। द एक्ट रिक्वायर्स अ फिर्म हु मैन्युफैक्चर्स अ बायोलॉजिक for sale in interstate commerce to hold a license for this product। तो कोई भी प्रोडक्ट हो उसका पहले लाइसेंस आता है। जो हमारी फार्मास्यूटिकल पंजाब या पाकिस्तान की ड्रग फार्मास्यूटिकल जो सर्विसेज हैं वो क्या करती हैं, जो हेल्थ एंड फूड अथॉरिटी है वो क्या करती है, हर ड्रग को स्पेसिफिक जब रजिस्ट्रेशन देती है तो उसका एक लाइसेंस नंबर होता है जिसके तहत वो मार्केट में लॉन्च की जाती है। अब मैन्युफैक्चरर इंफॉर्मेशन के जिस कंपनी ने बनाई है उसका नाम मेंशन होना चाहिए, उसका एड्रेस मेंशन होना चाहिए। ठीक है, अब ये देखें, ये वाली मैन्युफैक्चर्ड बाय सन फार्मास्यूटिकल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, अगर ये ड्रग इंडिया में बनी है तो उसने उसका नाम बताया, ड्रग कंपनी का नाम क्या है और किधर वो लोकेटेड है, उसकी लोकेशन बताइए। ठीक हो गया। अब प्राइस, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो सबसे लोकल पेशेंट पूछता है और देखता भी है, किसी को ये सारी चीज़ें देखे ना देखे पैसे ज़रूर देखता है कि कितने की आती है ये कोई भी टैबलेट ड्रग या कोई भी चीज़। तो इसकी रिटेल प्राइस होती है 200 या जो भी इधर मेंशन की हुई है। तो ये पैरासीटामोल बीपी की बताया हुआ है। पैरासीटामोल क्या था, बीपी से क्या मुराद था आपका, ब्रिटिश फार्मेकोपिया।
ठीक है। बीपी ब्रिटिश फार्माकोपिया है पैरासिटामोल के लिए, ये इधर से रिकग्नाइज्ड है। और ड्रग क्या है कि इसका लाइसेंस ये मिला है, रजिस्ट्रेशन ये मिला हुआ है, बैच नंबर इसका ये है, मैन्युफैक्चरिंग डेट ये है, एक्सपायरी डेट ये है और इसकी रिटेल प्राइस ये है। ठीक है। अब कुछ बार कोड्स होते हैं। बार कोड्स ये इस तरह की लाइनें जो आपको अक्सर प्रोडक्ट के ऊपर मिलती हैं, तो ये होता है बार कोड। इट इज़ एन ऑप्टिकल मशीन रीडेबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा विच शो डाटा अबाउट द ऑब्जेक्ट टू विच इट अटैच। अच्छा, हर जो भी ड्रग होती है उसका स्पेसिफिक बारकोड होता है। कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होती है उसका स्पेसिफिक बारकोड होता है। जैसे बारकोड वो जो ट्रेसर होते हैं, मशीन्स होती हैं, उसके सामने स्कैन करते हैं तो आपको उस ड्रग की सारी जो हिस्ट्री है वो मिल जाती है। स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके अंदर बारकोड के साथ उसकी सारी हिस्ट्री मेंशन होती है कि नाम क्या है, कितनी क्वांटिटी है, क्या डोज है, क्या प्राइस है, सब कुछ उसका मेंशन होता है। बारकोड एक ऐसा सिंबल है, तो बारकोड से आपको ड्रग की सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। अब कुछ आइडियल मैन्युफैक्चरर लेबल है। मैन्युफैक्चरर लेबल मतलब फार्मास्यूटिकल लेबल जो होते हैं उसकी ये एक एग्जांपल दी हुई है कि लिसिनोप्रिल है, उसकी कितनी है यूएसपी से, मतलब यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया से ये एसोसिएटेड है। इसके स्ट्रेंथ कितनी है 20 mg। ठीक। अब प्रिस्क्रिप्शन ओनली है, ये सिर्फ डॉक्टर ही दे सकता है इसको। ठीक है। अब उसके बाद इधर बताया ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन बताए, उन्होंने कहा है कि आप इन्फॉर्मेशन लीफलेट जो है उधर से इन्फॉर्मेशन देखें। डिप्रेस टैब एंड पुल डोजेज कार्ड आउट, डोंट सेपरेट फ्रॉम प्लास्टिक शेल। तो आपने अगर कैप्सूल है या टैबलेट है उसको आपने उसके अंदर से, वो अक्सर लोग करते हैं ना, कैप्सूल को खोल के देखते हैं कि कैसा है वो कैप्सूल, तो उसको खोल के नहीं देखना आपने। इसके अंदर फिर इधर डोजेज की वो बताई हुई है कि इसमें अमाउंट कितनी, क्वांटिटी कितनी, 30 टैबलेट। इधर वार्निंग्स दी हुई हैं, चाइल्ड रेजिस्टेंस दी हुई है, इधर टेम्परेचर बताया हुआ है। ठीक। ये बारकोड है, ये कंपनी का नाम है और उसका पता बताया हुआ। अब बात करते हैं दूसरी टाइप की लेबलिंग को, डिस्पेंसिंग लेबल। अब ये कौन सी लेबलिंग है? जो फार्मेसी वाले आपके नाम की, कोई भी पेशेंट लेने जाता है जब ड्रग, तो उसके नाम की स्पेसिफिक जो ड्रग है, किस डॉक्टर ने एडवाइस की है, किस तरह आपने लेनी है पर डे, उसके ऊपर मेंशन होता है। ये कम प्रैक्टिस की जाती है पाकिस्तान में। तो अब इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? सबसे पहले ड्रग का नाम क्या है, उसकी क्वांटिटी, पेशेंट नेम, प्रिस्क्रिप्शन नंबर, फ़ोन नंबर, पेशेंट का नंबर क्या है, इंस्ट्रक्शन फॉर यूज़ कि कैसे इस्तेमाल करनी है, फार्मेसी जिसने जहाँ से पेशेंट ने ली है, और फार्मेसी का नाम और उसका एड्रेस। जैसे इधर एक एग्जांपल दी हुई है, फार्मेसी का नेम बताया, उसका एड्रेस बताया, प्रिस्क्रिप्शन नंबर क्या था पेशेंट का, उसके बाद पेशेंट का नेम क्या था, पेशेंट फार्मेसी का फ़ोन नंबर, साथ पेशेंट का फ़ोन नंबर भी हो सकता है, फिर प्रिस्क्रिप्शन का नेम क्या है, फिर किस डॉक्टर ने इसको रिकमेंड किया है। ये भी एक एग्जांपल है जिसमें ये सारी चीज़ें मेंशन्ड हैं। फार्मेसी का नेम क्या है, पेशेंट नेम क्या है, पेशेंट नेम और एड्रेस क्या है, नेम एंड स्ट्रेंथ ऑफ ड्रग, इंस्ट्रक्शन ऑन हाउ एंड व्हेन टू टेक। अब इधर बताया हुआ है कि टेक 1 टैबलेट बाय माउथ डेली, कैसे और कब लेनी है, एक लेनी है गोली और रोज बाय ओरल रूट लेनी है। ठीक है। अब इसके बाद फिजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्रग, इधर उन्होंने बताया है फिजिकल उसकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है, फिर फार्मास्यूटिकल कंपनी जिसने उसको लॉन्च किया है वो बताया कि इसके ये कंपनी है। उसके बाद रिक्वायरमेंट फेडरल कॉशन स्टेटमेंट, ये जो प्रिकॉशंस दी हुई हैं ये पूरी लाइन मेंशन्ड है। अब के जिस डेट को ये एक्सपायर हो जाएगी, डिस्कार्ड डेट जो है इसकी ये मेंशन्ड है 10/24/12।
ठीक है। डेट द डिस्क्रिप्शन वाज रिटन, किस दिन ये जो टैबलेट है वो मार्केट, सॉरी जो पेशेंट है वो किस दिन ये टैबलेट लेके गया। अच्छा, अब इधर नंबर ऑफ पिल इन बोतल कितनी, 90 आउट ऑफ 90। क्वांटिटी ये है। फार्मेसी फ़ोन नंबर, यहाँ फार्मेसी का फ़ोन नंबर है। डेट टू प्लेस योर रीफिल ऑर्डर, अब किस दिन दोबारा आप मेडिसिन लेने आएंगे वो इधर रिकॉर्डर आफ्टर में मेंशन है। ठीक है, तो ये कुछ ज़्यादा डिटेल्ड डिस्पेंसिंग फार्मेसी की डिटेल है। अब इधर भी ये इसी की एक एग्जांपल है जिसमें फार्मेसी का नाम और एड्रेस मेंशन है, लोकल फार्मेसी है, उसका ये पता दिया हुआ है। फिर नंबर यूज्ड बाय द ड्रग स्टोर टू आइडेंटिफाई, अब ये ड्रग, हर जो ड्रग होती है उसका स्पेसिफिक फार्मेसी में उसको नंबरिंग दी जाती है कि हमारे पास ये ड्रग इस नेम के साथ इस कोड के साथ अवेलेबल है। अब तो पेशेंट का नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, उसको क्या, अब कोई भी अगर उसने ली है मेडिसिन तो उसके ऊपर बताना है कि आपने हफ्ते में 1 दफ़ा लेनी है, महीने में कितने दिन लेनी है और किस इंजेक्शन लगवाना है या माउथ के थ्रू लेनी है। उसके बाद ड्रग का नाम बताया, एमोक्सिसिलिन 500 mg है। अच्छा, नंबर ऑफ रीफिल बिफोर सर्टेन डेट, अब उन्होंने कहा नो रीफिल डॉक्टर अथोराइजेशन रिक्वायर्ड, अब दोबारा पेशेंट वो नहीं लेने आएगा टैबलेट अनटिल अनलेस डॉक्टर उसको दोबारा प्रिस्क्राइब ना करे। यूज़ बिफोर, आपने इस साथ डेट भी मेंशन है कि इसके बाद आपने ड्रग यूज़ नहीं करनी। ठीक है, ये फिर डॉक्टर का नाम मेंशन है, ड्रग स्टोर का फ़ोन नंबर मेंशन है। अब साथ कुछ डायरेक्शंस दी जाती है पेशेंट को कि फर्ज करें कोई सिरप है तो उसको पीना है, उसको ये नहीं करना कि आपने बॉडी के ऊपर लगाना है। अगर कोई जेल है तो उसको आपने बताना है कि जेल को किस तरह बॉडी के ऊपर अप्लाई करना है। टैबलेट है तो किस तरह लेनी है, पानी के साथ लेनी है, दूध के साथ लेनी है। फिर कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन है, जैसे एयर ड्रॉप्स के ऊपर लिखा होता है सिर्फ एक्सटर्नल यूज़ के लिए एयर में डालें। फिर कुछ एरोसोल इनहेलर्स होते हैं, इनहेलेशन जैसे एस्थमा के पेशेंट में अक्सर देखा होगा आपने, इनहेलर यूज़ करते हैं तो ये प्रेशराइज्ड कंटेनर होते हैं, तो उसके ऊपर स्पेसिफिक मेंशन होता है कि आपने हीट सोर्स से बचाना है इसको यूज़ करने से पहले शेक करें, डोंट एक्सीड द प्रिस्क्राइब्ड डोज, और जितने, अगर 1 पफ डॉक्टर ने बोला है तो 1 लें, 2 पफ बोले हैं तो 2 लें, इससे एक्सेसिव ना लें क्योंकि हर डोज के कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं। जब हम एक्सेस में लेना शुरू कर देंगे तो उसके साइड इफ़ेक्ट प्रोमिनेंट हो जाएंगे। अब क्रीम होती हैं जितनी भी, उसके ऊपर स्पेसिफिकली मेंशन होता है कि फॉर एक्सटर्नल यूज़ और इसको ठंडी जगह पे रखें। अब कुछ खास ड्रग के इंटरेक्शन होते हैं, जैसे टेट्रासाइक्लिन है उसको हम अवॉइड करते हैं कि दूध के साथ ना पिए। टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक है तो अक्सर पेशेंट को मना किया जाता है कि वो मिल्क के साथ इसको अवॉइड करें। फिर इस तरह मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर हैं जो कि आपके जो हाइपरटेंसिव पेशेंट हैं वो यूज़ करते हैं, तो उनको फिर मना किया जाता है कि ऐसी ड्रग जिसमें अमाइन वगैरह प्रेजेंट हो तो उसमें आपने इस तरह नहीं लेना, यो खाली पेट लेना है, इस तरह की हिदायत दी जाती है। मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा, बड़ा आसान था, आप खुद पढ़ेंगे तो और ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। स्लाइड्स को सामने रख के पढ़ें ताकि आपको जैसे ही आप पढ़ेंगे सुनेंगे लेक्चर आपको फ़ौरन याद हो जाएगा। तो आज ये हमारा ड्रग लेबलिंग का चैप्टर ख़त्म हुआ, अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर समझ आ चुका होगा। कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।